उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए ऐलान हो चुका है। प्रदेश की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आ जाएंगे। और इस चुनाव में जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दम भर रही हैं। एक तरफ जहां भाजपा प्रदेश की दोनों सीटों पर फिर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाई कांग्रेस भी इस बार जीत का अनुमान लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 10 जुलाई को मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 2 विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने राज्य की 2 खाली सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर विधानसभा से फरीदाबाद के करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। बता दें कि साल 2022 के चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी और इस सीट पर राजेंद्र भंडारी ने चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके बीजेपी में जाने के बाद ये सीट खाली हो गई। वहीं हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मंगलौर विधानसभा सीट बसपा विधायक के सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई। जीत के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कांग्रेस प्रत्याशी के पैनल के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। माना ये जा रहा है कि मंगलौर से कांग्रेस काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से गणेश गोदियाल को चुनावी मैदान में उतार सकती है। फिलहाल प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी रण सज चुका है और दोनों ही पार्टियां इस उपचुनाव में जीत चाहती हैं। लेकिन मंगलौर विधानसभा सीट पर चुनौतियां कम नहीं है। वहां बीएसपी का गढ़ माना जाता है। सरवत करीम अंसारी बीएसपी से ही कई बार विधायक रह चुके थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनावी किला कौन सी पार्टी फतेह करती है और कौन सी पार्टी मुंह के बल गिरती है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की खास रिपोर्ट। और एक तरफ जहां अब 2 विधानसभाओं में उपचुनाव सर पर हैं, वहीं कांग्रेस बीते लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा अपने ही नेताओं के सर पर फोड़ने में लगी हुई है। ये बात अलग है कि कांग्रेस आने वाले उपचुनाव में एकजुट होकर जीत का दावा कर रही हो, लेकिन बीते चुनाव में हार के कारण कांग्रेसी नेता मीडिया से रूबरू होकर बता रहे हैं। आप भी सुनिए। जीत जरूरी थी, जीत नहीं हुई है, उसके लिए समीक्षा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और क्या कारण रहे इस हार के पीछे उन सभी पे जाएंगे और मैं इसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। देखिए, अब इस पर कुछ चर्चा करके लाभ नहीं है। मैंने तो पहले दिन से आप लोगों के माध्यम से भी और पत्र में भी और हाईकमान के सामने भी जिक्र किया था कि टिहरी से प्रीतम सिंह जी को लड़ना आवश्यक है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से यशपाल आर्या जी का लड़ना आवश्यक है, हरिद्वार से हरक सिंह, हरीश रावत या मैं कोई भी हम लोग चुनाव लड़े तो हम जीतेंगे और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं माहौल बनने से गोदियाल जी को भी होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हाईकमान को कन्विंस ना करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। कांग्रेस को ग्रास रूट पर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस के नेतृत्व को गंभीरता से इस बारे में सोचना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तमाम वो नेता जिनके ऊपर दारोमदार था, जिनके कंधों पर पूरे संगठन का भार था, जो बड़े नेता कहलाते हैं, बड़े नेता अपने आप को कहते हैं इस राज्य के, उन लोगों को निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देखना होगा कि कमी कहाँ रही। और जब बड़े लोग सोचेंगे, बड़े लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, कोई निर्णय लेंगे, तभी नीचे का ग्रास रूट पर अगर वर्कर खड़ा ही नहीं होगा, अगर प्रदेश के अंदर तीसरी बार लगातार हम 5 लोकसभा की सीटें हार रहे हैं, तो जो बड़े नेता हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां रही हैं, जो पार्टी के जिम्मेदार रहे हैं, उन लोगों को तो आत्ममंथन करना ही पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटें कांग्रेस हार चुकी है। जो हार का जो ठीकरा है वो अपने ही नेताओं पर वो फोड़ रही है। उसका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिन कैंडिडेट को चुना था वह कैंडिडेट कहीं ना कहीं देखा जाए उस काबिल नहीं थे और हार गए। वहीं दूसरी तरफ बात करें, चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा उपचुनाव होना है। 2 सीटों पर उत्तराखंड में विधानसभा का उपचुनाव होना है। इसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट शामिल हैं।
अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले से ही जीत का परचम लहरा चुकी है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उत्तराखंड में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और उत्तराखंड की 5 सीटें हार गई। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से लंबी चौड़ी बयानबाजी हो रही थी। कांग्रेस का कहना था कि सांसदों ने जिन गांवों को गोद लिया था वहां पर विकास नहीं किया है, जनता इनको सबक सिखाएगी। लेकिन 5 की 5 सीटें बीजेपी जीत कर आई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो बीजेपी का दबदबा उत्तराखंड में है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस उतना ही कमजोर दिखाई दे रही। इससे पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनमें कहीं ना कहीं जोश की कमी है। वह साबित भी हुई। जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ तो कहीं ना कहीं अंदर खामे में एक तोड़ मरोड़ कांग्रेस में देखने को मिला। जिस प्रकार से बात करें करण महारा की, तो करण महारा ने भी केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए, साथ ही अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। और इस मुद्दे पर वापस आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चटक सुंदर जीव न जीव सुहामी खूबे हों से धनी फल से फूल से हम जो बस्तर पुरहे जौन से हमी पुरहे जौन से हमी तिहार असन लगली दादा जवान गर्धार आले फिकर निकर विष्णु हम जो मुंडे जंगल नदियाँ खेत डगर में खुशियाँ भर भर आई है। आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है। भिन्न भिन्न रंगों से सजता छत्तीसगढ़ एक मेव है। निज माटी गौरव हम सबके अपने विष्णु देव है। हमारे छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारो मासी। देवी गंगा लहर तुरंगा हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा सालगढ़ नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सागर सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा सालगढ़ नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सागर सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा सालगढ़ नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सागर सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा सालगढ़ नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सागर सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। से चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से। साथ ही हरीश मैखुरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष नोटियाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। संजीव वर्मा जी, आप ही का रुख करेंगे। संजीव जी, देखिए 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से? हेलो हेलो जी हाँ जी 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 हाँ जी हेलो जी संजीव जी। हाँ जी आवाज नहीं आ रही थी, अब बताइए। संजीव जी, अभी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। संजीव जी, 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, तैयारियां क्या कुछ हैं अभी बीजेपी की? देखिए, लोकसभा में जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस 5 लोकसभा की 500 सीटें जीतकर और कांग्रेस शून्य पर गई थी, वही चुनाव परिणाम अभी जो चुनाव होने वाला है इसमें भी पूरी तरह से दोहराए जाने की
एक प्रबल संभावनाएं हैं और मैं सोचता हूँ न केवल संभावनाएं बल्कि ये धरातल पर बिल्कुल इसको धरातल पर आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव को, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे अपना मंगलोर सीट हो, दोनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कांग्रेस को एक बार दोबारा से चुनने से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, विकास की हम लोग बात करते रहे, डबल इंजन की हमने डबल इंजन की जो काम केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की तरफ से हुए हैं उनको लेकर हम जनता के बीच गए थे। राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच गए थे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका आज न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश भर में वो लोकप्रिय हुए हैं अपने कामों की बदौलत, अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत और अपने विजन की बदौलत। जिस तरह से यूसीसी की बात करें, धर्मांतरण की बात करें, नकल विरोधी कानून की बात करें, चाहे रोजगार देने की बात करें, चाहे किसानों के संबंध में किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करें, तमाम क्षेत्रों में वो एक मजबूत निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और प्रदेश की जनता उनको सराह रही है। अभी जो लोकसभा का हमारा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए देश भर से उनकी डिमांड रही है और 200 से अधिक रोड शो और जनसभाएं करने में भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं सोचता हूँ इन सारी बातों को अंगीकार करते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा उपचुनाव है 2 सीटों पर, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है। आप देखें, ये लोकसभा की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास न कोई विजन था, न कोई रोड मैप था विकास का, और ये लोग केवल और केवल नेगेटिविटी के ऊपर चुनाव लड़ रहे थे। एक नकारात्मक वातावरण बनाकर देश की जनता को के साथ झूठ, भय, भ्रम का जो एक वातावरण इन्होंने इख्तियार किया था, इन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा के घोषणा पत्र में कहूँगा, उसके अंदर वो तमाम वायदों की जो कॉपी करने का काम किया। जो सुविधाएं हम ऑलरेडी जनता को दे रहे हैं, जैसे कि हम 5 लाख का जो आयुष्मान स्वास्थ्य लाभ तमाम उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को देने का काम कर रहे हैं, चाहे हम 5 किलो अन्न की बात करें, चाहे आयुष्मान की बात करें और तमाम ऐसी योजनाओं, इन्होंने उन्हीं योजनाओं को कॉपी करने का काम किया। लेकिन जनता ने कांग्रेस की तमाम जो झूठी गारंटियां थी, झूठे इनके एक तरह से घोषणाएं थी, उनको पूरी तरह से नकारने का काम किया। यही एक बड़ा कारण है उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम। ठीक है संजीव जी, आएंगे भी। ठीक है संजीव जी। आशीष नोटियाल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। आशीष नोटियाल जी, 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो काफी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस कितना तैयार है? देखिए, जो चुनाव उत्तराखंड के अंदर होने हैं, निश्चित हमें विश्वास है कि क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर होंगे। अभी जो चुनाव हुए थे वो केंद्र के मोदी जी के चेहरे पर हुए थे। जनता को लगता था कि मोदी जी बहुत मजबूत है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब जनता ने परिणाम देखे तो इनकी हवा निकल गई। जो 400 पार का नारा देते थे, आज वो लोग 240 में सिमट कर रह गए। जनता अपने पैर पर भी खड़े नहीं हो पाए जिस तरह बात करते थे। तो आज जनता निश्चित उनकी पहचान चुकी है मोदी जी को, और अब चुनाव आने वाले समय में जनता की आंखें खुल चुकी हैं। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो धर्म पर नहीं होंगे, वो विकास पर होंगे, हमारा ऐसा मानना है। और जिस प्रकार से हम बद्रीनाथ सीट की बात करते हैं, तो जब जोशीमठ के अंदर गड्ढे पड़ रहे थे, बड़े बड़े पिछले साल की बात है, जब इतनी समस्याएं हो रही थी, तो राजेंद्र भंडारी जी जो इस समय विधायक उधर जा चुके हैं बीजेपी में, बड़ी प्रमुखता के साथ कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने मुद्दे को उठाया और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया कि यहाँ के लोगों को न्याय कब मिलेगा, यहाँ के लोगों की पीड़ा से राहत कब मिलेगी।
लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो जनता की पीड़ा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें जनता की अब कोई पीड़ा नहीं होती, जनता के न्याय की बात नहीं करते, जोशी मठ के न्याय की बात नहीं करते, तो जनता उस चेहरे को जरूर पहचानेगी जो एक समय जनता के साथ खड़ा था और जब से भारतीय जनता पार्टी में गया है जनता की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। जनता के दुख, जनता के सहोकारों से उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो इसलिए चाहते हैं कि मैं मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ऐसा होने वाला है। मोदी जी का चेहरा तो खत्म हो चुका है, उससे कोई चुनाव नहीं जीत सकता और क्षेत्रीय चेहरा इनके पास इतना बड़ा है नहीं। आज धामी जी की अगर बात करते हैं, धामी जी की विकास की बात करते हैं, जिस प्रकार संजीव भाई बोल रहे थे, तो धामी जी का विकास ये है कि निहत्ते 4 आदमियों को वहां पर अल्मोड़ा में मारने को छोड़ दिया, मरने को आप बताएं आग लग रही है और निहत्ते 4 आदमियों को आप भेजते हैं आग बुझाने के लिए और वो बेचारे आग की चपेट में आकर जिंदा जल के, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज तक सरकार कोई सूचना नहीं बना पाई वन अग्नि से बचाने के लिए। रोजगार जब मांगते हैं बच्चे, उन पर लाठियां मारने का काम करते हैं धामी जी। जब जनता भू कानून की बात करती है, मूल निवास की बात करती है, तो धामी जी की बात करते हैं। जब लोकपाल के लिए फटकार लगा रहा है कोर्ट, पर लोकपाल की नियुक्ति नहीं करते, कोर्ट फटकार लगा रहा है नगर निगम चुनाव के लिए, पर उसको कराते हुए डरते हैं, उस चुनाव को नहीं करा पाते। तो ऐसा अर्चिता हत्याकांड आपने देखा होगा, उत्तराखंड की महिला की सुरक्षित है। तो आप बताएं किस लिए लोग वोट दें इनको? मेरे ख्याल से अगर जनता क्षेत्रीय मुद्दों को देखेगी, आंख खोल कर अगर वोट देगी, तो इन लोगों के हाल बहुत बुरे होने वाले हैं। दोनों सीट में इनको हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और निश्चित जनता की ठीक है आशीष जी, आएंगे भी। ठीक है आशीष जी। हरीश मैखुरी जी, आवाज आ रही है आपको? हरीश मैखुरी जी, आवाज आ रही है आपको? हरीश मैखुरी सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, लगता है हरीश मैखुरी से संपर्क नहीं हो पा रहा। संजीव वर्मा जी, देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है जो चुनाव हुए वो निकल गए, वह प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हुए थे। लेकिन बात करें जो प्रधानमंत्री मोदी के फेस को लेकर चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसमें करें मुद्दों की बात होगी। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को कि जिस प्रकार से कांग्रेस बातें कर रही है कि दोनों सीटें जीत लेंगे हम, कितनी मजबूत दिखाई दे रही है अभी? देखिए, आपने कहा मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, तो हमारा तो हमेशा से एक ही मुद्दा रहा है और वो है विकास, विकास और केवल विकास। हम चाहे डबल इंजन की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें, चाहे राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें, जो हम ग्राउंड जीरो पर धरातल पर जनता को डिलीवर करने का काम कर रहे हैं, यही बड़ा कारण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जनता की समस्त अपेक्षाओं के ऊपर हम लोग खरा उतरने का काम करते हैं। और वहीं हम यदि कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस तो वो पार्टी है जो शिलाफट लगाती है और भूल जाती है। इन्हें याद आता है अगले 5 साल के बाद जब उस क्षेत्र में जाते हैं और लोग इनको बोलते हैं, अरे आपने एक शिलाफट लगाया था किसी योजना का, और उसके बाद फिर जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख होती है, उसी तरह से फिर ये अगले 5 साल की ये लोग तारीख देते हैं कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो हम इसको देखेंगे। और इनके एक बड़े नेता थे, उनका तो एक तरह से ये जुमला पॉपुलर हो गया था, हमें देखना है, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। और जिस तरह से भ्रष्टाचार का कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लगातार बोलबाला रहा, इनके बड़े नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि दिल्ली से 1 रुपये चलता है और 15 पैसे गंतव्य पर पहुंचते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 85% का भ्रष्टाचार है। आप इस समय जो 2 उपचुनाव होने हैं, 2 उपचुनाव में भी आप देखें बद्रीनाथ सीट पर जो चुनाव हो रहा है, वहाँ के जो विधायक थे, अभी मेरे मित्र नौटियाल जी, आशीष जी बोल रहे थे कि और अपने विधायक के ऊपर ये लोग आक्षेप लगा रहे थे। कल तक आपके थे तो वो बहुत अच्छे थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो बुरे हो गए। ये तो आपका पैमाना है, ये आपकी दृष्टि है। और उन्होंने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि मैं कांग्रेस के अंदर अपने को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा था, और उन्होंने अपने पूर्व के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के,
करण महाराज जी, उनके ऊपर भी लगातार कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए कि उनको किस तरह से एक तरह से उपेक्षित समझा जा रहा था। उससे त्रस्त होकर और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से अभिभूत होकर और विकास के साथ चलने का जो एक उन्होंने अपना मन बनाया और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो शामिल हुए। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं और एक प्रचंड जीत के साथ बद्रीनाथ जो विधानसभा है उसका बहुत जबरदस्त विकास भी होगा। और दूसरी जो हमारी मंगलौर सीट है, मंगलौर सीट पर भी हम एक बैठक को तोड़ते हुए मंगलौर सीट को भी एक प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे। हमने अपना जो काम है उसको आरंभ कर दिया है। वहाँ के पर्यवेक्षक पार्टी ने बना दिए हैं और जिस तरह से आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश की बात हो, जिले की बात हो, मंडल की बात हो, बूथ की बात हो, चाहे पन्ना प्रमुख की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है। अनुशासित पार्टी हैं हम और लगातार ग्राउंड जीरो पर हम लोग जन जन से मिलकर एक प्रचंड बहुमत से हम जीत दिलाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। जनता हमारे साथ है। ठीक है, आशीष नोटियाल जी। आशीष जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। आशीष जी, देखिए संजीव वर्मा जी का कहना है कि जनता उनके साथ है, जो विकास के कार्य किए हैं जनता उनको लेकर वोट करेगी। देखिए, इनके साथ तो राम जी थे। ये लोग कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज राम का जैसे ही नाम सुनते हैं ऐसे कांप उठते हैं जैसे पता नहीं क्या बोल दिया हो। अगर इनके आगे कोई जय श्री राम बोलेगा तो घबरा जाते हैं, क्या पता नहीं अब क्या होने वाला है, तो डर गए हैं। अमित शाह जी ने बोला था एक रैली में कि हम आपको चुनाव जीतने के बाद अयोध्या मंदिर के दर्शन कराएंगे, इस तरह की बातें बोलते थे। आज अयोध्या का नाम लेते डर रहे हैं। अयोध्या का नाम कुछ मुंह से लें तो राम ने इनको सबक सिखा दिया कि अगर मेरे नाम पर राजनीति करोगे तो यही हाल होगा, पूरे देश से उखाड़ के फेंकेंगे इन लोगों को। और ये भगवान ने करके दिखाया। आज राम का नाम लेते डर लगता है। और जो धामी जी बोलते थे ट्रेन चल पड़ी अयोध्या, और अब जो है हेलीकॉप्टर भी तैयार है, हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करेंगे। आज अयोध्या जाने की बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। अयोध्या के नाम से डरते हैं क्योंकि सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे थे। इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। और जनता निश्चित कब तक भ्रम में आएगी? एक बार, दो बार, कितनी बार आपके झूठे वादों में फंसेगी? आप बताएं कितनी बार आपके झूठे वादों में फंसेगी? हर बार झूठे वादे करते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा था 2022 15 अगस्त को हर किसी के पास पक्के मकान होंगे। मकान भी ऐसे नॉर्मल नहीं, मकान में छत होगा, नल होगा, जल होगा। ये सारे वादे भूल गए 2022 तक। 100 दिन के अंदर काला धन की बात करते थे, आज काला धन के नाम पर कांपते हैं। काला धन का नाम ले लो तो निशान सूख जाता है। काला धन का नाम नहीं लेना चाहते हैं। गंगा सफाई की बात करते थे, गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खा गए, गंगा आज तक साफ नहीं कर पाए। गौ हत्या बचाने की बात करते थे, गाय की हत्या नहीं होगी, लेकिन गाय का मांस काटने वाली, गाय को काटने वाली कंपनी से 2,500 करोड़ का चंदा लेकर बैठने वाले ये बेईमान लोग हैं। इन्होंने भगवान के नाम पर राजनीति करी, इन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करी, इसलिए आज इनका ये हाल हुआ है। और आने वाले समय में निश्चित यकीन मानिए जनता का भ्रम जरूर टूटेगा। और मुझे लगता है 70-80% लोगों की तो आंख खुल चुकी है। वो समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को। जो 10-20% लोग बचे हैं वो चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। आप बताएं, ऐसे फेल लोग हैं जो आप हमारे जंगलों को नहीं बचा पा रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य के हाल तो आप देख लीजिए, किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? अगर कोई जल जाता है तो उसको रेफर कर देते हैं, इधर उधर रेफर ही करते रहते हैं, बेचारे का इससे इलाज करने का इनके साधन नहीं है। तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे सरकार चला रहे हैं? सिर्फ झूठ बोलने से सरकार नहीं चल सकती। जनता निश्चित, मुझे उम्मीद है जनता समझेगी हमारी बातों को, सच का साथ देगी और झूठ बोलने वालों को बेनकाब करेगी। इनका जो भी झूठ है वो सब जनता के सामने आएगा। और किस प्रकार नीट परीक्षा में क्या हाल हुए आपने देखा होगा, किस तरह बेईमानी करते हैं लोग। और जब बात करते हैं देश सुरक्षा की, जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं उस दिन 9 लोगों को मार दिया जाता है कटरा में।
तो आप उन लोगों को देख सकते हैं कि आप ये कहते थे 370 के बाद एक भी आतंकवादी घटना नहीं की। कितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही है, बस ये बात अलग है कि कुछ ही आतंकवादी घटनाएं दिखाई जा पा रही है। और आज के देश में मैंने बड़े बड़े चैनलों में देखा है, जो कल तक कांग्रेस की बुराई करते नहीं सकते थे, आज वो मानते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, और जिसने टक्कर दी है, आप बताएं जिनकी सीटें कम हुई है, कितने कॉलर खड़े कर बोल रहे हैं कि हम जीत गए, और जिनकी सीट डबल हुई है वो आपसे इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। इनका घमंड है जिनकी वजह से ये लोग हारे हैं, और निश्चित आने वाले समय में पूरे देश से ये लोग बाहर होंगे, और जनता के हित के लिए इनका बाहर होना अति आवश्यक है। ठीक है, और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता तारिक अंसारी भी जुड़ गए हैं। तारिक जी, समझेंगे आपसे, 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही हैं, पूरी स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको बता दूं, मैं बात करूं अगर मंगलौर विधानसभा सीट की, तो वहां पर भी जो है उपचुनाव होना है। मैं बात करूं पिछले वक्त की, तो वहां पे सरवत करीम अंसारी जो बसपा के विधायक थे, उनकी मृत्यु होने के बाद ये सीट रिक्त हुई, और लगातार वो कई बार वहां से विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही है कि इस बार उनकी जीत जो है सुनिश्चित होगी। मैं बात करूं अगर प्रत्याशियों की, तो बीजेपी ने वहां से अपना प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को घोषित किया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में करीब जो है वहाँ से जो काजी निजामुद्दीन है, जो आज के महासचिव भी हैं कांग्रेस के, वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो जो कांग्रेस जितनी मजबूती के साथ अब उभर कर आ रही है, चाहे मैं बीते लोकसभा की चुनाव की बात करूं, हालांकि चुनाव हारा गया है, लेकिन उसमें भी बहुत कांग्रेस की जो है मजबूत स्थिति रही। कांग्रेस ने खूब प्रचार प्रसार अपना हालांकि नहीं किया, क्योंकि वरिष्ठ नेता, अक्सर ये बयान हमारे सामने आते रहे कि वरिष्ठ नेता जो है फील्ड में नहीं निकले। अगर बात करूं मैं हरीश रावत की, तो हरीश रावत भी जो है, उनका लड़का हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वीरेंद्र रावत, उनके चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जनता का मन टटोला है, जनता ने कांग्रेस की बात मानी भी, और जनता का रुख भी हुआ है, और इसका परिणाम हम पूरे देश में देख सकते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की जो है सीटें बढ़ी हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अपने काम से ज्यादा यहाँ पर जो है जनता को काम पर बीजेपी के ज्यादा भरोसा है। बाद में उत्तराखंड की आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि काम पर इसलिए मैं भरोसा कह सकता हूँ, उत्तराखंड की 5 जो लोकसभा सीटें उस पर जो है बीजेपी की जीत हुई है। बाद में कर रहा था मंगलौर विधानसभा सीट की, तो वहाँ से काजी निजामुद्दीन कांग्रेस जो है बिल्कुल मजबूत प्रत्याशी बता रही है, और जाहिर तौर पर उन्हें टिकट दे भी दिया जाएगा, क्योंकि काजी निजामुद्दीन का वहाँ पर जो है गढ़ रहा है, कई बार जो है वो विधायक भी रह चुके हैं वहाँ से। बात मैं करूँ बद्रीनाथ विधानसभा सीट की, तो कांग्रेस ने बिल्कुल साफ तौर पर ये बयान आया था, कांग्रेस का जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट है वहाँ से पर जो भी पिछली बार जो अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। लेकिन जो राजेंद्र भंडारी थे, वो अचानक भाजपा में चले गए, और सारे वोट जो है कांग्रेस के मुताबिक, मैं आपसे बता रहा हूँ, वो सारे वोट जो है भाजपा के पाले में चले गए। तो जाहिर तौर पर जो है कांग्रेस फिर दोबारा चाहेगी कि जो कांग्रेस का वहाँ पर वोट बैंक है वो फिर दोबारा कांग्रेस के पास है, इसलिए वहाँ से कांग्रेस गणेश गोदियाल को भी उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे खबरें बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ रही है, और बीजेपी ने वहाँ से उम्मीदवार घोषित किया राजेंद्र भंडारी को। तो दोनों सीट पे कुल मिलाकर कांग्रेस भी जो है पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तरफ कांग्रेस जहां दावा करती है कि बीजेपी सिर्फ कहने की है, काम नहीं करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लोगों के दिल में भी इस बात को लेकर उतर रही है, तरह तरह के वो एग्जाम्पल दे रही है, चाहे अंकिता भंडारी हत्या के कांड की बात करें, चाहे पेपर लीक की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें। तो कांग्रेस कई तरीके जो है अपना रही है, ताकि जो है इस वक्त जो है बीजेपी को नीचा दिखा सके। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर जनता उसे वोट देती है जिसका वो काम देखती है। संदीप, ठीक है। संजीव वर्मा जी, देखिए चुनाव कोई भी हो उत्तराखंड में, एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है पलायन, दूसरा बेरोजगारी, फिर महंगाई। क्या इन तीनों मुद्दों का कुछ असर चुनाव में देखने को मिलेगा? संदेश जी, देखिए, यदि आप पलायन की बात करते हैं तो पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। चाहे हम होम स्टे योजना के यदि जिक्र करते हैं तो 4,500 से अधिक अभी हमारे यहाँ जो सरकारी उसमें पैनल्स हैं, 4,500 से अधिक युवाओं ने अपने होम स्टे, अपने जो होम प्लेस हैं, चाहे गाँव में है, चाहे अपना कस्बे में है, यानी कि अपने घर में ही होम स्टे खोले। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था
कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आइए। तो उन्होंने अब होम स्टे खोले और साथ ही अपने आसपास के जो स्थानीय 5 से 10 युवाओं को और उसमें रोजगार देने का काम किया। तो एक पलायन के ऊपर एक बहुत तकड़ा वार हम इसको मानते हैं। पलायन रोकने में बहुत हद तक ये प्रभावी हुआ है। और जिस तरह से हम सोलर योजना की बात करें, हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, फल पट्टी की बात करें और तमाम ऐसी योजनाएं परियोजनाएं जो स्वरोजगार को बढ़ाने की दिशा में अपना एक महत्वपूर्ण जिसने योगदान दिया, तो इन सारी चीजों से मैं सोचता हूँ हमारा युवा प्रभावित है। और जिस तरह से हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति जिनको महिला एनजीओ के माध्यम से संदीप जी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में 6 लाख से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी हैं, जो महिला ये जो एनजीओ हैं। और सरकार ने उनके जो ऋण आदि दिए हैं, 5 लाख रुपए तक का उसमें ऋण है, जो मैं सोचता हूँ उसमें 40 से लेकर 60% तक की उसमें सब्सिडी देने का काम सरकार कर रही है। उनके द्वारा जो भी उत्पाद तैयार हो रहे हैं उसके लिए एक मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार कर रही है, ताकि वो हमारी मातृशक्ति अपने पांव पर खड़ी हो सके, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और समृद्ध हो सके। तो सरकार तो लगातार जो है हर क्षेत्र में काम कर रही है। यदि हम किसान की बात करें तो किसान की आय को दोगुना करने के लिए तमाम योजना परियोजनाओं पर हमारी सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन जो लगातार क्षेत्र की जनता के साथ उनके दुख में सुख में हर उसमें खड़े हैं, वो ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम विधानसभाओं में, तमाम जिलों में जाकर जनता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का काम करते हैं और अधिकारियों को साथ ही साथ इंस्टेंटली आदेश भी पारित करते हैं कि जो भी समस्या बता रहे हैं इनका तुरंत निदान होना चाहिए। गन्ना मूल्य की यदि हम बात करें तो किसानों का गन्ना मूल्य जो कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के शासन काल में 4-4, 5-5 साल अटका लटका रहता था, हमने गन्ना मूल्य का इंस्टेंटली भुगतान करने का एक जो बड़ा काम किया, उससे किसान काफी हद तक पूरी तरह से संतुष्ट है। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र आशीष जी कई बातों का उल्लेख कर रहे थे। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 242 से सिमट गई। तो श्रीमान जी 10 साल के बाद जब आपकी लोकसभा में आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो 42 थी, आपको भूलना नहीं चाहिए। और अब पूरे इंडी गठबंधन का यदि पूरा योग कर ले तो भारतीय जनता पार्टी अकेले आपके पूरे इंडी गठबंधन से कहीं ज्यादा है। और आपको तो 99 पर जनता ने आपके डांट लगा दी। और आप अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आतंकवाद की बात कर रहे थे, पत्थरबाजी की बात कर रहे थे, कश्मीर में हिंसा की बात कर रहे थे। श्रीमान जी सब कुछ आप ही की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसके ऊपर एक प्रभावी रोक लगाने का काम किया था, पत्थरबाजों के हाथ से पत्थर छीनने का काम किया। और जिनको जनरल विपिन रावत, जिनको आप गली का गुंडा कह के आपने संबोधित किया था और सेना के शौर्य के ऊपर आपने सवाल उठाने का काम किया था, आपको शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए और सेना से भी आपको माफी मांगनी चाहिए। नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और अभी जो 2024 का कांग्रेस का ढकोसला पत्र था, उसमें एक बहुसंख्यक जो हमारी जनता है उसके साथ एक इतना घिनौना मजाक इन्होंने करने का काम किया, एक तरह से उन्हें चिढ़ाने का काम किया, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम गौ मांस खाने की छूट देंगे। और अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि आपने आवास योजना की इन्होंने बात करी, तो 4.5 करोड़ आवास पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने दी। और इस
बार 2024 में पहली कैबिनेट बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बैठक में 3 करोड़ आवास के ऊपर बहुत तेजी के साथ काम करने की उन्होंने अपने जो मंत्रिमंडल है उनको एक हिदायत दी कि बहुत तेजी के साथ इस पर काम किया जाए। तो हम अपने काम की बदौलत, अपने विकास की बदौलत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस ध्येय मंत्र के साथ हम लोग जनता के बीच में गए। लेकिन आपने जो संविधान बदल देंगे और लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, दोबारा चुनाव नहीं होगा और मुसलमानों को हम 4% आरक्षण देंगे, इस तरह के आपने जो झूठे नैरेटिव सेट करने का काम किया और देश की जनता को एक भ्रम के वातावरण में आपने डालने का काम किया। मैं सोचता हूँ बहुत घटिया राजनीति और एक गिरी हुई राजनीति संजीव जी आएंगे भी। संजीव जी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। अभी मेरे मित्र कुछ बातों का और उल्लेख कर रहे थे, तो आंगनवाड़ी पर संजीव जी आएंगे भी। संजीव जी वालों पर संजीव जी आएंगे। संजीव जी रुकेंगे, आपको आएंगे भी। संजीव जी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी संजीव जी आएंगे भी। संजीव जी आएंगे भी। संजीव जी, आशीष नोटियाल जी। देखिए, घटिया राजनीति किसे बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये बोल रहे थे कि संविधान तो ये आपके ही नेता ने कहा था संविधान खत्म कर दिया। घटिया राजनीति से कहते हैं जब प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं और महिलाओं से बोलते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। इसे बोलते हैं घटिया राजनीति जो इन्होंने की। घटिया राजनीति इसे बोलते हैं जो कहते हैं आपकी 2 भैंसें हैं तो एक भैंस चुरा लेंगे। इसे बोलते हैं घटिया राजनीति। मुजरा कर रही है कांग्रेस, इतने अपशब्द का प्रयोग करने वाले को इसे बोलते हैं घटिया राजनीति। आपकी घटिया राजनीति की वजह से ही आप लोग हारे हैं। आप लोग सोचते हैं कि आप जीते नहीं, आप लोग हारे हैं क्योंकि 303 सीटों से आप 250 सीटों पर आकर खड़े हो गए, तो आप हारे हैं, आप जीते नहीं हैं। अब ये बोलते हैं अभी तक जो चुनाव हुए वो सिर्फ अयोध्या के मुद्दे पर हुए। अयोध्या के मुद्दे पर चुनाव के हमने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह की बात ये लोग करते थे, लेकिन जनता ने इनको बुरी तरह नकार दिया। अगर आपको विकास, अब ये चुनाव जो आप किस आधार पर लड़ेंगे आप बताएं। विधानसभा भर्ती घोटाला आपने उत्तराखंड में किया, पेपर लीक आपने किया, हाकिम सिंह को गिरफ्तार किया फिर उसे छोड़ दिया और हाकिम सिंह के ऊपर जो नेता था उसका आज तक पता नहीं लग पाया। बेरोजगार जब अपने लिए रोजगार मांग रहे थे तो आप लोगों ने उनको डंडे मारने का काम किया। अंकिता हत्याकांड आपके नेता द्वारा किया जाता है, उसको बचाने का पूरा प्रयास किया गया, उस रिसोर्ट को तोड़ दिया गया, आग लगाई गई, सबूत मिटाई गई, आपकी सरकार के द्वारा काम हुआ। आज उत्तराखंड त्रस्त हो रहा है पानी, बिजली पानी के लिए। बिजली पानी की व्यवस्थाएं उत्तराखंड में नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, कई क्षेत्रों में बिजली लगातार गायब हो रही है, आप बिजली पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। आग से आप हमारे जंगलों को नहीं बचा पा रहे हैं, वहाँ हमारे निर्दोष लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। बताएं, आज हमारे सामने आज 4 लोग जिंदा जल जाते हैं, वो सरकार की नाकामी की वजह से। खाली नियत लोगों को आपने वहाँ पर आग बुझाने के लिए भेज दिया, ये सरकार की नाकामी है। आज अगर 10-10 लाख की मुख्यमंत्री जी घोषणा कर सकते हैं तो 10-10 लाख के इक्विपमेंट भी आपके पर आपने लाने का काम नहीं किया। आपने सिर्फ भगवान के भरोसे कि भगवान बारिश कर देगा और आग बुझ जाएगी भरोसे बैठे हैं, आपने इससे आज तक कोई काम करने नहीं किया। स्वास्थ्य के हाल तो आप हर जितने सरकारी अस्पताल है वहाँ देख लीजिए, सरकार स्वास्थ्य का क्या हाल है, स्वास्थ्य की स्थिति पर खराब है। शिक्षा विभाग का हाल आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग में स्कूलों के अंदर क्या व्यवस्था है, बैठने की कुर्सियां तक नहीं है, बातें करते हम खाना देंगे, हम खिचड़ी देंगे। अरे स्कूल में खाना खिचड़ी नहीं, स्कूल में पढ़ाई चाहिए। अगर आप पढ़ाई दे पाएंगे तो लोग अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल कर बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और वहाँ पढ़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो आज बच्चे की फीस में 2 बच्चों की फीस में 10,000 रुपए खर्च करता है आदमी, वो अपने खाने पीने में लगाएगा और सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाई कर सकता है। पर आपने स्कूलों के हाल बेहाल करके, आप पे मुद्दा क्या है, किस मुद्दे से आप लोग आएंगे? क्या आप आज मोदी का नाम ले सकते हैं? जो मोदी जी अपनी सीट पे लड़खड़ाते नजर आए, जो कहते थे मैं 10 लाख वोटों से जीतने वाला हूँ, वो आदमी 1.5 लाख वोट पर सिमट कर रह गया। आप उसके नाम पर क्या चुनाव जीत पाएंगे? आप ना उनके नाम पर चुनाव जीत सकते हैं और ना ही अब राम के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं, ना गाय के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि गाय को मारने वाली कंपनी से आप चंदा खाते हैं। आप चंदा चोर लोग हैं, आप उस नाम पर नहीं जीत सकते। केदारनाथ में सोना चोरी कर देते हैं आप लोग। जवाब देना पड़ेगा आपको उत्तराखंड की जनता को
कि आप लोग ये चोरी करी किसने, आखिर चोर था कौन, इसका जवाब जनता आपसे मांगेगी। आपसे जवाब मांगेगी जब ज्योति मठ पूरा उजड़ रहा था, ज्योति मठ में त्राहिमाम जनता चिल्ला रही थी, तो आप लोग कहाँ सोए थे। राजेंद्र भंडारी जो इस समय आपके कैंडिडेट है, वो उस समय कांग्रेस में थे और कांग्रेस के साथ कांग्रेस के रीति रिवाज के अनुसार वो उस लड़ाई को लड़ रहे थे उस टाइम पर जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्होंने लोगों के दुख दर्द को नहीं देखा, उन्होंने ज्योति मठ की समस्या को नहीं देखा। उसके लिए ठीक है, आशीष जी आएंगे भी, बात नहीं करी, ठीक है, कैसे आपको सपोर्ट कर दे, कैसे आपको जिता दे, आप बताएं। ठीक है, ऐसा मुद्दा आपको बताना। ठीक है आशीष जी आएंगे भी। तारिक अंसारी जी, आवाज आ रही है आपको? तारिक जी सुन पा रहे मुझे आप? तारिक जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, तारिक से संपर्क नहीं हो पा रहा। संजीव वर्मा जी, देखिए जिन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा था, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो या कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार कांग्रेस हमला बोल रही। कांग्रेस का कहना है कि आप इसीलिए फ्लॉप हो गए, सीटें आपकी कम हो गई हैं क्योंकि आपने मुद्दे गलत उठाए थे। संदीप जी, जो 99 पर जिनके डांट लगा दी देश की जनता ने, वो 242 वालों को कह रहे कि तुम्हारी कम है। अरे अब पहले आत्म अवलोकन करो, पहले अपने को देखो कि 99 पे आके सिमट गए, 15 साल के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आपकी परफॉर्मेंस तो मैं सोचता हूँ एक 00 वाली परफॉर्मेंस है, और 10 साल के बाद आप 42 के ऊपर सिमटे हुए थे, हम 242 पर हैं। हम ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी उपलब्धि है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन तो आप हैं, आपके पास कोई मुद्दे थे नहीं, इसलिए आपने संविधान को बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, इसके बाद देश के अंदर कोई चुनाव नहीं होंगे, संविधान की हत्या करने का काम। ठीक है संजीव जी, रोकेंगे आपको। हमारे संवाददाता तारिक जी जुड़ गए हैं, तारिक जी जुड़े हुए हैं, आएंगे अभी। संजीव जी आएंगे। तारिक अंसारी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। तारिक जी, जो भी कांग्रेस की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या उन मुद्दों में दम नहीं, या फिर जनता उनकी बात पे भरोसा नहीं करती है? उत्तराखंड की अगर बात करें। बिल्कुल संजीव जी, मैं अपने नजरिए से अगर बताना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे कवरिंग के दौरान महसूस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में मुझे एक कमी जो है वो नजर आती है। कांग्रेस अभी एकजुट नहीं है। चूंकि इसका उदाहरण हम पहले भी देख सकते हैं कि कर जो है कई कांग्रेसी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, कांग्रेस का संगठन उन्हें रोकने में नाकाम साबित हुआ है। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। हालांकि जो है कांग्रेस में बीते लोकसभा चुनाव की मैं बात करूँ तो उसमें जो है बिल्कुल साफ तौर पर उसमें बयानबाजी हुई है, वरिष्ठ नेताओं ने सवाल उठाए हैं, चाहे केंद्रीय नेतृत्व पर उठाए हों, चाहे प्रदेश के बड़े नेताओं पर उठाए हों। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है अहमियत रखते हैं और कांग्रेस को इन सवालों पर का जवाब ढूंढना चाहिए और इन पर जो है मंथन करना चाहिए। चूंकि जब जनता के बीच में कोई भी पार्टी जाती है तो जनता ये देखती है कि ये पार्टी एकजुट कितनी है। तो कहीं ना कहीं मैं जो देखता हूँ कवरिंग के दौरान या मीटिंग्स में या फिर जो यहाँ पर माहौल रहता है कांग्रेस का, तो वो ये रहता है कि कभी कभी किसी बड़े प्रोग्राम में वरिष्ठ नेता भी जो है नदारद रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका असर बिल्कुल सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है और जनता पर भी पड़ता है। जनता बिल्कुल साफ तौर पर यही कहती है कि जब ये वरिष्ठ लोग ही मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं तो हमें किस लिए यहाँ पर जो है बुलाया गया है। और यही स्थिति यदि लोकसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिली, जैसे करण मेहरा का भी बयान आया था, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से कहा भी था कि इन नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहिए, जबकि उनकी बात नहीं मानी है। इसके अलावा सूर्यकांत धस्माना का बयान आया, उन्होंने भी जो है प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाए कि वरिष्ठ नेताओं को जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के बड़े नेता फील्ड में जाकर प्रचार प्रसार करते, बाहर निकलते और जो उम्मीदवार थे उनके साथ दिखते, तो कहीं ना कहीं आंकड़े कुछ और भी बदल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं जहां तक समझता हूं तो कांग्रेस को इस वक्त मजबूती की, एकजुटता की जरूरत है ताकि बीजेपी का मुकाबला कर सके। संदीप जी ठीक है। आशीष नोटियाल जी, देखिए जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था उससे ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड के दौरे पर गए थे। जब वह दौरे से वापस गए तो एक बयान दिया उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश की कमी है। क्या वह पहले ही समझ गए थे कि जो मामले आपको उठाने चाहिए, जहां सड़कों पर आपको उतरना चाहिए, कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए बोला था जोश की कमी नहीं है, उसका खामियाजा भी उत्तराखंड में भुगतना पड़ा आपको? निश्चित देखें, ऐसा कुछ नहीं है, जो सब कार्यकर्ताओं में भरपूर है। वो बात अलग है, उत्तराखंड में कुछ अंधभक्ति ज्यादा थी और अब उन अंधभक्तों के आंख कान खुलने लगे हैं जब उन्होंने परिणाम देखे। उनको सिर्फ एक चीज सिखाई गई है अंधभक्तों को कि विपक्ष नहीं है, कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी जी को कितना अनाप शनाप बोलने का इन्होंने काम किया, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने सिद्ध कर दिया असली अगर देश के अंदर कोई पप्पू है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं।
जो इस तरह की अनाप शनाप बातें करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ना देश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं, ना देश को बाहरी तौर पर सुरक्षित कर पाते हैं। आप देखें आज देश की हालत क्या है। नेपाल जैसा छोटा सा देश हम पे पत्थर फेंकने का काम करता है और पाकिस्तान देखिए किस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि हम लाल आंखें दिखा देंगे, चाइना वहां से हमारी जमीन कब्जा रहा है। तो आप तो बाहरी सुरक्षा में भी फेल है और आंतरिक सुरक्षा में भी फेल है। सिर्फ नफरत फैलाकर राजनीति करना आप लोग जानते हैं और जनता ने मुझे लगता है बहुत बखूबी अपने चुनाव में देख लिया और समझ लिया कि झूठ की राजनीति कौन कर रहा है और सच की राजनीति कौन कर रहा है। जनता के हितों को कौन देख सकता है। आज प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। जो कल तक कहते हैं थे कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा है, उस आदमी से आपने हाथ मिलाने का काम किया है। जिस नीतीश कुमार को आप बोलते थे नीतीश बाबू आप भूल जाएं, आपको भारतीय जनता पार्टी दोबारा नहीं लेने वाली है, उस नीतीश कुमार आपके लिए बैसाखी बने हुए। कल को प्रधानमंत्री जी ने एक्स पे पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दें कि आप मोदी का परिवार हैं। अब आप मोदी का परिवार नहीं है क्योंकि चुनाव निपट चुके हैं। चुनाव से पहले आप मोदी के परिवार से, ये एक राजनीतिक स्टंट था चुनाव को जीतने का। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हटा दें। तो जनता को समझ जाना चाहिए कि आखिर किस टाइप के मोदी जी व्यक्ति हैं जो कल तक सबको सिखाते हैं कि आप मेरा परिवार है और आज अचानक एक्स पर पोस्ट कर आप बोलते हैं कि आप हटा दीजिए जिसने भी डाला कि मोदी परिवार, आप मेरा परिवार नहीं हो। ये एक राजनीतिक और चुनाव जीतने के लिए स्टंट था। अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी जनता की आंखें नहीं खुलेगी तो इसको और क्या कहेंगे। जनता को समझ जाना चाहिए देश को बचाने का सवाल है। अंधभक्ति बंद करो, इस तरह अंधभक्ति में मत फंसो। देश को बढ़ाने की बात करो, विकास की बात करो और उस चेहरे को पहचानो जो कल तक आपको अपना परिवार कहता था और आज कह रहा है आप मेरे परिवार नहीं हो। उस व्यक्ति को जरूर पहचानो और देश के हित के लिए इंडिया गठबंधन के समर्थन में आप वोट दें, इंडिया गठबंधन को समर्थन करें। लेकिन आशीष से सिर्फ बयानबाजी की अगर बात करें, सिर्फ बयानबाजी की बात करें तो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से भी हुई थी। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस क्या कहती थी, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन साथ में लाए ना, आएंगे भी। संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, देखिए जो चीजें कही जा रही हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू को लेकर हो कि मोदी जी ये कहते थे, पहले वो कहते थे, बाद में पार्टी में शामिल कर लिए, लेकिन ये जो बयानबाजी का दौर है सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं, बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास पे भरोसा करती है, विकास की नीति पर हमेशा चलती आई है और ये एक बड़ा कारण है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसलिए भी विश्वास करती है। अभी जितने भी हमारे तमाम एनडीए के सहयोगी साथी हमारे साथ सरकार में भी शामिल हुए, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आप देश हित में जो भी काम करना चाहते हैं आप करें, हम सब आपके साथ हैं। और ये जो एक सहयोग का भाव तमाम एनडीए के हमारे गठबंधन के साथियों ने जताया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, उसको देखकर इनके कलेजे पर सांप लौट रहे हैं कांग्रेस के और तमाम इंडिया गठबंधन के, क्योंकि ये जो 99 पर सिमटे हुए 242 वालों को चैलेंज करते हैं, तो मैं सोचता हूँ इन लोगों की मानसिकता कितनी घटिया और कितनी निकृष्ट है ये पूरे देश की जनता देख रही है। पेपर लीक की बात कर रहे थे, तो पेपर लीक के ऊपर जो प्रभावी कार्यवाही हमारी सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इंस्टेंट जो कड़ी कार्यवाही की गई, जिसे 50 से ज्यादा नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाई गई और आज वो समय भी है जब कठोरतम नकल कानून उत्तराखंड में लागू है और उसका एक सद परिणाम ये सामने आ रहा है कि आज हमारा जो युवा उसके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है और नकल माफिया ने
उत्तराखंड से पूरी तरह से दूरी बना ली है। पूरी तरह से उत्तराखंड से नक्सल माफियाओं को नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में हमें इसको देखना चाहिए। अभी मेरे मित्र बेटी अंकिता की बात कर रहे थे, तो अंकिता के जो हत्यारे 24 घंटे के अंदर हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, और आपने उस बेटी के ऊपर जो पिछले 2 साल से जो लगातार आप लोग राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग घटिया राजनीति करते हैं। उस बेटी की आत्मा, ठीक है संजीव वर्मा जी, समय की कमी, माफी के साथ रोकेंगे आपको। संजीव जी माफी के साथ रोकेंगे, समय की कमी है। संजीव जी इन्होंने एक तरह से माहौल बना के रख दिया है। अग्निवीर के लिए इन्होंने पूरे उत्तराखंड की जनता को गुमराह किया। ठीक है संजीव जी, माफी के साथ रोकेंगे आपको। संजीव जी समय की कमी है, संजीव जी माफी के साथ रोकेंगे आपको। कांग्रेस आशीष नोटियाल जी, संजीव जी रोकेंगे आपको, समय की कमी है। संजीव जी, आशीष नोटियाल जी, आशीष नोटियाल जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। आशीष नोटियाल जी, जो समय बीत गया अभी, चाहे वो अगर लोकसभा चुनाव की बात में खत्म हो गया है, लेकिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और जनता भी पूरी तरह तैयार है। जनता ने जिस प्रकार घमंड को चूर चूर करने का काम किया, नए शब्द को हटाने का काम किया, मोदी की गारंटी, एक अकेला बोलता था जो आदमी, आज एक अकेला नहीं, 38 आदमियों का इनका संगठन बन के रह गया। ठीक है आशीष नोटियाल जी, समय की कमी, माफी के साथ रोकेंगे। आशीष नोटियाल जी, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही संजीव वर्मा जी थे, प्रदेश प्रवक्ता थे बीजेपी से, आपका भी धन्यवाद। साथ ही हमारे संवाददाता तारिक अंसारी जी भी जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।